गुंजन दीक्षित और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा का खास शो केंद्र बिंदु। यूपी में 2 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव इस वक्त खबरों के केंद्र बिंदु में है। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव और खतौली और रामपुर के विधानसभा चुनाव के नतीजे राज्य और देश की सियासत पर गहरा असर डालेंगे, इसलिए इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। आज केंद्र बिंदु में उपचुनाव की सबसे तूफानी हलचल के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो केंद्र बिंदु में आइए देखते हैं 2022 का मल्लयुद्ध। मैनपुरी उपचुनाव के संग्राम में सबसे ज्यादा चर्चा है चाचा शिवपाल की और शिवपाल के आगे अखिलेश के नतमस्तक होने की तस्वीर की। सफाई में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनता के बीच खड़े होकर चाचा के पैर छुए तो यहाँ की चुनावी लड़ाई का रंग ही बदल गया। यहाँ के उपचुनाव की जंग का मिजाज बदल गया। इसके बाद अखिलेश और शिवपाल ने मिलकर जो कहा वो हर शब्द राजनीतिक चर्चा के केंद्र बिंदु में है। खत्म हुआ सियासी बैर, अखिलेश ने छुए चाचा के पैर। मैनपुरी उपचुनाव में सपा का इमोशनल स्ट्रोक। राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब घबराहट तो बीजेपी को हो रही होगी और इसलिए भी घबराहट हो रही होगी कि वो जानते हैं कि जसवंत नगर ने अगर मन बना लिया और करहल साथ चल दिया, मैनपुरी ठीक हो गई, किसनी के लोग मन बनाए बैठे हैं और भूगांव भी जीतने जा रहे हैं, तो सोचो परिणाम क्या होगा इस बार। राम गोपाल के सामने अखिलेश शिवपाल का झगड़ा खत्म। सैफई के दंगल में परिवार का धोबी पछाड़ दांव। भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ बड़ी अजीब है, न हकीम पे दवाई है उसकी, न किसी वैद्य पे दवाई है और जितने अस्पताल बने हैं उसपे भी दवाई नहीं है। परिवार दूर हो तो कहते परिवार में झगड़ा है, परिवार एक हो जाए तो परिवारवादी पार्टी बोलती है। भाजपा के खिलाफ अखिलेश शिवपाल का साझा बिगुल। जब भी हम यहाँ पर बैठते हो या जसवंत नगर क्षेत्र के किसी भी कोने में जब जाते थे, सब कोने में क्या बात कहते थे याद है? यही कहते थे कि एक हो जाओ, तभी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकते। ये जो समाजवादी रास्ता नेताजी ने दिखाया है, उसी रास्ते पे हम लोगों को चल करके समाज और देश की दिशा बदलनी है। 2024 के महासंग्राम का 2020 ट्रेलर। मैनपुरी लोकसभा सीट से जब आप बुरी तरह से हरा देंगे बीजेपी को, तो लोगों को ये एहसास हो जाएगा कि ये हार सकती है पार्टी, और केवल मैनपुरी से ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और देश के सारे दुनिया के लोग देख रहे हैं मैनपुरी के चुनाव को। आखिरी ताबूत की आखिरी कील मैनपुरी है। जैसे ही मैनपुरी लोकसभा सीट जीतेंगे, उत्तर प्रदेश से 80 की 80 लोकसभा की सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी की झोली में डालने का काम करने जा रही है। 2022 का मल्लयुद्ध केंद्र बिंदु। अखिलेश यादव ने चाचा की तरफ से खुला आशीर्वाद मिलने के बाद शिवपाल के साथ ही तस्वीर ट्वीट कर लिखा अपने पन की शुभकामनाएं और आशीर्वाद। मार्च में जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे और सपा की करारी हार हुई थी, तब से अब तक चाचा और भतीजे के बीच के संबंधों में तल्खी बढ़ती गई थी। लेकिन उपचुनाव की जरूरत का नतीजा कहें कि चाचा और भतीजा अब साथ साथ हैं।
यूपी की सियासत के केंद्र बिंदु में है ये तस्वीर। चाचा के चरणों में झुककर उनका आशीर्वाद लेकर अखिलेश ने साफ कर दिया कि मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत तय करने के लिए वो कोई भी दांव खाली नहीं छोड़ेंगे। सबसे बड़ा कदम चाचा के साथ खड़े होकर आपसी दूरियां मिटाने का ऐलान है। कई बार लोग कहते हैं कि बहुत दूरियां हैं। मैं आप सबको बता दूं, चाचा और भतीजे में दूरियां नहीं थी, राजनीति में दूरियां थी। चाचा भतीजे में मैंने कभी दूरी नहीं मानी और मुझे खुशी इस बात की है कि राजनीति की भी दूरियां आज खत्म हो गई। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अखिलेश और शिवपाल ने मिलकर घोषणा की कि हमारे बीच की सारी दूरियां अब खत्म समझ लो। एक हो जाओ, हम तो एक हो गए, बताओ हो गए। जब हम एक हो गए हैं तब आपकी जिम्मेदारी है। सैफई में सभा लगी थी। सभा में चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश ने ऐलान किया कि हमारे बीच की दूरियां अब खत्म हो चुकी हैं। इसके साथ ही अखिलेश ने चाचा के पैर छुए और सबके सामने शिवपाल का आशीर्वाद हासिल किया। इस मंच पर सबसे बीच की कुर्सी पर बैठे थे अखिलेश यादव, उनकी बाईं तरफ बैठे थे चाचा शिवपाल यादव और दाईं तरफ चाचा राम गोपाल यादव। कहने को तो चाचा शिवपाल और राम गोपाल के बीच 36 का आंकड़ा रहा है, लेकिन बीच में बैठे अखिलेश ने ये दूरियां भी खत्म कर दी। परिवार ने मिलकर कहा ऑल इज वेल। तीनों ने एक मंच से एक साथ भाजपा को हराने को सबसे बड़ा मिशन बताया। पूरे देश की निगाह इस चुनाव में है कि आखिरकार इस चुनाव में फैसला जनता क्या लेगी। और आज मैं ये कह सकता हूं कि पूरा देश देखेगा कि ऐतिहासिक जीत से इस बार समाजवादी पार्टी यहां से जीतने जा रही है। नगर के चारों ब्लॉक में बताइए, भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, सड़क से लेकर के, ट्यूबवेल से लेकर के, बिजली से लेकर के, बताओ कोई काम हुआ है? बता दो एक भी काम कहीं पर हुआ है? सड़कों की मरम्मत भी नहीं हो पा रही, नहरों में पानी नहीं, और केवल बिजली के छापे। इस ब्लॉक का चुनाव में हमेशा सबसे महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि जो भी मतदान होता है उसका 80% से ज्यादा हमेशा समाजवादी पार्टी को यहाँ वोट मिला है। सैफई की भरी सभा के मंच पर अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव के पैर छुए, जिससे न केवल उन्होंने मैनपुरी की जनता को एक संदेश दिया, बल्कि विरोधी भाजपा को भी बड़ा संदेश दे डाला। अखिलेश यादव की राजनीति इस समय बदलाव की राह पर है और उनके तेवर बिल्कुल अलग नजर आ रहे हैं और वो विरोधियों को कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहते जो उनकी राजनीतिक राह में रुकावट बन सके। यूपी के उपचुनाव के तूफानी मुकाबले में चल रहा धुआंधार प्रचार अब माहौल को गरमा रहा है और इसके साथ ही केंद्र बिंदु में हर वो बड़ी हलचल है जो इस भिड़ंत को दिलचस्प बना सके। नेताजी ने मैनपुरी को बनाया और मैनपुरी की जनता ने नेताजी बनाया, और सच्चाई ये है कि जीवन भर के संघर्ष ने चुनाव जो होने जा रहा है, ये मेरा चुनाव नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का चुनाव है। हर एक कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का जो यहाँ उपस्थित है, ये उनका चुनाव है और ये नेताजी का चुनाव है। और मुझे पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में हम लोग ऐसी जीत हासिल करेंगे जैसा अध्यक्ष प्रसाद जी ने कहा अभी कि इसका डंका पूरे हिंदुस्तान में लगेगा। चाचा शिवपाल के साथ अखिलेश की तनातनी विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के साथ आसमान पर पहुंच गई थी। धीरे धीरे बात जुबानी हमले तक पहुंच गई। इसका सिलसिला भी लंबा चला। एक वक्त तो ऐसा आया जब अखिलेश ने कह डाला कि चाचा हमारी तरफ से आप कहीं भी जाने को स्वतंत्र हैं। अखिलेश ने साफ कर दिया कि शिवपाल के साथ सियासी तौर पर साथ चलने के वो ख्वाहिशमंद नहीं, लेकिन फिर भी तकनीकी तौर पर शिवपाल सपा के विधायक बने रहे।
कभी विधानसभा में बैठने की सीट को लेकर अखिलेश की चिट्ठी चर्चा में आई तो कभी शिवपाल ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देकर ये साफ कर दिया कि उनके पास भी विकल्प की कमी नहीं। लेकिन न तो शिवपाल खुले तौर पर अखिलेश के खेमे से बगावत कर पाए और न ही भतीजे अखिलेश ने ऐलानिया तौर पर उन्हें राजनीतिक तौर पर सपा से अलग किया। इसकी वजह थी निजी संबंधों की डोर जो मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सुर्खियों में आई, क्योंकि अखिलेश के साथ चाचा इस दौरान पूरे श्राद्ध कर्म के दौरान छाया की तरह साथ बने रहे। लेकिन बात जब मैनपुरी उपचुनाव की आई तो ये लगने लगा कि एक बार फिर से राजनीतिक तौर पर दोनों के बीच तलवारें खिंच सकती हैं, क्योंकि शिवपाल ने खुले तौर पर अखिलेश की समझदारी पर सवाल खड़े कर दिए। नेताओं को, बड़े नेताओं को जिनके हाथ में आज आप सब लोगों ने बात दी है, उन्हें समझदारी से काम करना चाहिए। लेकिन अब बात संभल गई है। चाचा और भतीजे के बीच सुलह हो गई है। पहले चाचा ने बहू डिंपल को अपना आशीर्वाद दिया और अब भरे मंच पर भतीजे अखिलेश को। तो पहले कितने की जीत हुई थी? 91,000, लगभग 91,000। 91-92 की हुई तो 92 का रिकॉर्ड तोड़ देना, 91 की हुई तो 91 का तोड़ देना। बताओ, तोड़ोगे? डिंपल यादव की जीत तय करने के लिए अखिलेश यादव कोई भी दांव चलने से नहीं हिचक रहे हैं। जिस चाचा से पिछले कई महीनों से बयानों का वार पलटवार हो रहा था, उनके साथ भी अब उन्होंने सियासी दूरियां खत्म कर दी हैं। कुल मिला के वक्त बदलने के साथ ही रणनीति के तहत उन्होंने लचीला रुख अपनाया है और साथ ही जिद और हट से भरी सियासत से भी अब उन्होंने किनारा कर लिया है। उधर भाजपा मुलायम परिवार के इस महामिलन पर तंज कस रही है। दावा है कि चाहे शिवपाल और अखिलेश कितनी भी एकजुटता दिखा लें, इस बार परिवारवाद की साइकिल मैनपुरी के रेस में जीत नहीं पाएगी। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का आशीर्वाद इस परिवार के साथ नहीं है, ये बात इनके खुद के कृतित्व से साबित होगी। पूरा परिवार भी एक नहीं है, इसलिए 2019 के चुनाव में भले ही समाजवादी पार्टी जीती हो, 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। आखिरी ताबूत की आखिरी कील मैनपुरी है। जैसे ये मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र जीतेंगे, उसके बाद पूरे देश में, पूरे प्रदेश में संदेश चला जाएगा कि आने वाले 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश देश भर के, उसमें उत्तर प्रदेश से 80 की 80 लोकसभा की सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी की झोली में डालने का काम करने जा रही है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यूपी की सियासत में ये वक्त सियासी खालीपन का है। समाजवादी पार्टी और ख़ास तौर से अखिलेश यादव के लिए ये वक्त खुद को साबित करने का है। विरासत की सियासत के आरोप झेलने वाले अखिलेश यादव इस कोशिश में जुटे हैं कि वो ये साबित कर सकें कि उनकी राजनीति पर जनता की मुहर है। हमारे बुजुर्ग, इन्हें पता है कि कहां से हमारी लड़ाई शुरू हुई थी। आने वाली पीढ़ी को शायद उन चीजों की जानकारी हो न हो, लेकिन पुराने लोगों ने जो संघर्ष किया वो हमें याद रखना पड़ेगा। और नई दिशा में जो आने वाले समय में हमें नेताजी ने जो दिया है समाजवाद, जो आज तक हमें लेकर के यहाँ तक आए, नई पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि अगले 50 साल वो आंदोलन को और उस विचारधारा को कैसे लेकर आए। मैनपुरी के महामुकाबले में अब सपा की तरफ से सारे सेनापतियों ने मोर्चा संभाल लिया है। दोनों चाचा अखिलेश के साथ मिलकर बहू डिंपल के लिए प्रचार में जुट गए हैं। तमाम कार्यकर्ताओं का मनोबल आसमान पर है तो भाजपा अपने समीकरण के दम पर लाल चक्रव्यूह भेदने के लिए तमाम ताकत लगा चुकी है। राजनीति में मौके की बड़ी अहमियत होती है। मैदान चुनावी हो और मुकाबला अगर आर पार का हो तो ये और भी खास हो जाता है। इस समय अखिलेश यादव को एक अदद चुनावी जीत की सख्त जरूरत है। भाजपा से मुकाबले में सपा को ये साबित करना है कि उसकी रणनीति अभी भी धारदार है और उसे अपने गढ़ को बचाना आता है। बावजूद इसके कदम कदम पर खतरे हैं। भाजपा की आक्रामक रणनीति की वजह से अखिलेश यादव हर सभा में नेताजी की याद दिलाना नहीं भूल रहे। डिंपल यादव भी हर सभा में मुलायम सिंह यादव की विरासत की दुहाई दे रही हैं।
मैनपुरी में भाजपा की कोशिश समाजवादी पार्टी के 26 साल पुराने सियासी किले को इस बार ध्वस्त कर देने की है। भाजपा ने इसके लिए पूरी ताकत लगा दी है। भाजपा का दावा है कि मैनपुरी की जनता अब सैफई के समाजवादी परिवार से आजादी चाहती है। आरोप है कि समाजवाद के नाम पर सिर्फ परिवारवाद की राजनीति हो रही है और अब भाजपा इस उपचुनाव में महाविजय से इसे खत्म करेगी। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण नीतियों लेकर जन जन में है। लॉ एंड ऑर्डर के लोग सराहना कर रहे हैं आदरणीय योगी जी का। भाजपा ही जीतेगी, कमल खिलेगा प्रचंड बहुमत से। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव जीतना समाजवादी पार्टी के लिए इसलिए भी जरूरी है कि फिर चाहे आम चुनाव रहे हों या उपचुनाव, सपा के हिस्से में हार ही आई है और ऐसे में पराजय का सिलसिला तोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी ने इस उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। आजमगढ़ और रामपुर के जिस तरीके से नतीजे आए हैं, उसके बाद मैनपुरी का उपचुनाव समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति हो गया है और ये मैसेज समाजवादी पार्टी को देना है कि मैनपुरी उसका अभेद्य किला है और यहाँ परचम हमेशा फहराता रहेगा। ये चुनाव जनता लड़ रही है और जब जनता चुनाव लड़ती है तो बड़ा परिवर्तन होता है। अखिलेश और शिवपाल के बीच चल रही खींचतान में भाजपा को बड़े मौके की आहट पहले से नजर आ रही थी। शायद इसीलिए पार्टी ने खास रणनीति के तहत रघुराज शाक्य को अपना उम्मीदवार बनाया, जिससे शाक्य वोटरों के साथ ही मैनपुरी के गैर यादव पिछड़ी जातियों और अगड़ी जातियों के वोट के समीकरण से यहाँ कमल खिलाया जा सके। उम्मीद थी कि रघुराज शाक्य की शिवपाल यादव से करीबी भी भाजपा के काम आएगी। मैंने गढ़ों को गिरते हुए देखा है। श्रीमती डिम्पल यादव फिरोजाबाद को गढ़ मानते हुए आई और वहाँ से चुनाव हारी। अक्षय यादव भी फिरोजाबाद गढ़ समझ के आए और वहाँ चुनाव हारे। डिम्पल यादव को दोबारा हारने का सौभाग्य मिला है कि कन्नौज गढ़ समझ के गई, गढ़ जीती भी, लेकिन अभी वो कन्नौज से आ रही। फिरोजाबाद और आजमगढ़ और रामपुर हार सकते हैं तो मैनपुरी को ही बड़ी बात है। लेकिन अब अखिलेश और शिवपाल की नई तस्वीर ने मैनपुरी की जंग के मिजाज को ही बदल डाला है। जनता सर्वोपरि है, तो उसी जनता की बात को सुन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और माननीय शिवपाल सिंह जी ने सर्वोपरि मानते हुए उनकी बात को स्वीकारा है और एकता हुई है। और मुझे लगता है इसका परिणाम आने वाले सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि आने वाले 2024 के भी जो चुनाव होंगे उसमें आप लोगों को दिखाई देगा। विधानसभा और एक लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को 2024 के महासंग्राम से पहले 2020 का ट्रेलर बताया जा रहा है। भले ही इससे आम लोगों के मिजाज का पूरी तरह से पता ना चल सके, लेकिन वोटरों की सोच का अंदाज़ा ज़रूर लग पाएगा और साथ ही इस बात का भी अंदाज़ा लग जाएगा कि आने वाले समय में चुनाव में लड़ाई की असली धुरी कौन से मुद्दे बनेंगे। मैनपुरी की इस जंग पर सबकी नजरें इस बात को लेकर टिकी हैं कि भाजपा अखिलेश के इस नहले पर अब कौन सा दहला मारती है। पार्टी क्या ऐसा करती है जो शिवपाल और अखिलेश के साथ आने पर भी सपा की चुनौतियां बढ़ा दे, डिम्पल की राह की मुश्किलें बढ़ा दे। बीजेपी कितनी बड़ी टक्कर देती है और कितना शिवपाल सिंह यादव दिल से अखिलेश यादव के गुट की मदद कर सकते हैं, ये देखने की बात होगी। निश्चित तौर पर इसका जो इस चुनाव के जो नतीजे हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़े असर दिखाएंगे। चुनावी जंग के आखिरी दौर में सबसे जबरदस्त दांव चला जाता है, इसलिए मैनपुरी की इस महाजंग को सियासी मल्ल युद्ध भी बताया जा रहा है और इसमें सपा और भाजपा की आखिरी चाल केंद्र बिंदु। और अब बात रामपुर की, जहां इस बार तूफानी मुकाबला है कि लड़ाई सबसे मुश्किल आजम खान के लिए है, जिन्होंने उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही ये इशारा देना शुरू कर दिया है कि अगर इस जंग में जीत नहीं हुई तो कहीं उनकी सियासत का ही पैकअप ना हो जाए। दरअसल इसे एक इमोशनल कार्ड माना जा रहा है क्योंकि भाजपा ने उनके खिलाफ जबरदस्त चक्रव्यूह तैयार किया है। भाजपा की कोशिश रामपुर लोकसभा उपचुनाव की तरह इस लड़ाई को भी जीतने की है। इसके लिए अब उसने नवाब परिवार का साथ लेने में भी कामयाबी हासिल कर ली है। रामपुर में आजम खान के सियासी बादशाहत कायम रहेगी या लोकसभा उपचुनाव की तरह विधानसभा उपचुनाव में भी मिलेगी करारी मार? ये सवाल इस वक्त यूपी की राजनीति के केंद्र बिंदु में है। आजम खान को पता है कि इस चुनाव के मायने उनके सियासी भविष्य से हैं, क्योंकि मुकदमों के जिस भंवर ने उनसे उनकी विधायकी छीन ली, वो आगे मुश्किलों के और भी पहाड़ खड़ी कर सकती है।
इसलिए आसिम राजा को उम्मीदवार बनाने का ऐलान करते वक्त आजम खान एक खास इशारा देते नजर आए। ये इशारा उनकी मजबूरी बयान करने को काफी है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रामपुर सदर सीट के उपचुनाव में हार की सूरत में झोला उठाकर जाने जैसा इशारा कर रहे हैं। तकरीबन आधी सदी 45 बरस आप रहे हैं, 45 बरस आप रहे हैं। आज सवाल किसी की हार और जीत का नहीं है, संजाम है। जहां दरिंदगी, हैवानियत, जुल्म सब कुछ हार गया है। आजम खान ने आसिम राजा के नाम का ऐलान करते हुए जिस तरह अपने हाथों से इशारा किया है, उसका मतलब ये है कि रामपुर शहर विधानसभा सीट पर आजम खान के हारने का मतलब ये होगा कि आजमवादी सियासत का फुल स्टॉप। इसलिए आजम खान अपने समर्थकों से ये कहना चाहते हैं कि इस बार पूरी ताकत लगा दो। आजम खान इमोशनल कार्ड खेलने में महारती हैं, इसीलिए उन्होंने चुनावी मौसम में एक बार फिर इमोशनल दांव चल दिया है। आजम ने भले ही अपना आखिरी दांव चल दिया है, लेकिन राह में मुश्किलें अभी कम नहीं हुई। भाजपा ने अपने उम्मीदवार आकाश सक्सेना की जीत के लिए रामपुर में पसमानदा मुस्लिम कार्ड चल रखा है। मकसद पिछड़े मुस्लिम वोटरों को बड़ी तादाद में अपने पाले में करने का है। बसपा कांग्रेस के द्वारा मुसलमानों को बहकाया गया, लटकाया गया, भटकाया गया और उनको लगातार बहका कर सरकारें सपा बसपा ने अपनी बनाई। आज वो सच्चाई जान चुके हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार आकर के और इस बार मतदान भी करेंगे और भाजपा को सपोर्ट भी करेंगे। रामपुर में आजम खान ने एक बार फिर आसिम राजा पर भरोसा जताया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के भीतर ही इसका विरोध शुरू हो गया है। हम पार्लियामेंट करते नहीं थे, इलेक्शन ही कब हुआ? इस तरह तो पार्टियां तय कर दें कि अगर हमारा इख्तियार है तो हमने फला को नामजद कर दिया, उसे मैंने मान लीजिए, जरूरत ही नहीं है। इसे लोकतंत्र का पर्व कहने की जरूरत ही नहीं है। हम पार्लियामेंट में जीते थे, हम इंशाअल्लाह रामपुर उपचुनाव की इस जंग में सपा का फार्मूला आजमाए हुए को आजमाने का है तो भाजपा भी पीछे नहीं। आकाश सक्सेना को मैदान में उतारकर उसने साफ संदेश दे दिया है कि रामपुर की राजनीति में उसके लिए आजम विरोध का एजेंडा सबसे ऊपर है। लेकिन सबसे दिलचस्प है कांग्रेस के नेता नवाब काजिम अली खान का भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में उतर आना। नवाब काजिम अली खान की माने तो ये उनका निजी फैसला है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं। खास बात यह है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस मैदान में नहीं। परेशानी में, उपचुनाव की परेशानी में हम लोग सब फंस गए, वो आजम की वजह से। तो आजम या उसके प्रत्याशी को समर्थन देना माने एक मुसीबत और अपने सर पे लेना। ये अलग बात है कि कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में इसी साल आजम खान के खिलाफ रामपुर सदर सीट से चुनाव लड़ने वाले नवाब काजिम अली खान को सिर्फ 4000 वोट मिले। खतौली के उपचुनाव के प्रचार की गर्माहट भी राजनीति के केंद्र बिंदु में है। इसने पूरे पश्चिमी यूपी में सियासी माहौल की तपिश बढ़ा दी है। खतौली में रालोद के अध्यक्ष अपने प्रत्याशी का प्रचार करने के लिए गांव के तूफानी दौरे कर रहे हैं। जयंत चौधरी गन्ने के भुगतान के मुद्दे को जमकर भुना रहे हैं, तो भाजपा कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आक्रामक प्रचार कर रही है। वो सपा के राज की याद दिलाकर कह रही है कि यहाँ सपा रालोद गठबंधन की जीत का मतलब है गुंडा राज की वापसी। पश्चिमी यूपी का मिजाज बताएगा खतौली उपचुनाव का नतीजा। इस विधानसभा सीट पर भाजपा अपना कब्जा कायम रखने के लिए आक्रामक प्रचार कर रही है, तो सपा रालोद गठबंधन के उम्मीदवार मदन भैया का दावा है कि इस बार तो यहां से साइकिल ही फर्राटा भरेगी। जो चुनाव होगा इस समय पहले प्रधानी आप लड़ चुके हैं, इस बार विधायकी का चुनाव होगा, तो कितना कड़ा मुकाबला सामने प्रतिद्वंदी के साथ मानते हैं? कड़ा सा कड़ा मुकाबला सामना होगा। इनका मतलब केवल ये है कि केवल बाहुबल नेताओं में मिले, केवल बाहुबल ये बीजेपी के नेताओं में मिले। अरे हम चाहते हैं कुपोषण खत्म हो,
अच्छा पोषण मिले, अच्छा दूध दही मिले लोगों। खतौली में सीधा मुकाबला राजकुमारी सैनी और मदन भैया के बीच है। भाजपा और रालोद के इन प्रत्याशियों की सीधी टक्कर में बाकी प्रत्याशियों के नाम का ज्यादा जिक्र नहीं है। अब नतीजों का ऊंट भले ही किस करवट बैठे, लेकिन ये साफ हो गया है कि दोनों ही उम्मीदवारों के बीच दमदार मुकाबला है और लड़ाई एक एक वोट की है, और इसीलिए दोनों उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। जनता की नाराजगियां हैं, जो यहाँ की समस्याएं हैं, वो लखनऊ तक पहुँचनी चाहिए। गन्ने का भाव अभी तक घोषित क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ा सवाल लोगों के आज जुबान पे है, वो यही है। और हम चाहते हैं कि 5 तारीख में ऐसा रिजल्ट आ जाए कि अपने आप गन्ने का भाव घोषित हो। उपचुनाव पे यहाँ पर खतौली में ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है। एक तरफा समर्थन जनता का मिल रहा है। ये चुनाव राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी, जो संयुक्त प्रत्याशी है राष्ट्रीय सपा और चंद्रशेखर पार्टी का भी उम्मीदवार है, इस बार वही जीतेगा। जो देश का प्रधानमंत्री बाहर जाकर चुनाव लड़ सकता है, तो मदन भैया में क्या ऐसी दिक्कत है? वो तो मेरठ के रहने वाले हैं। कोई ऐसी जो यहाँ का जो उम्मीदवार है बीजेपी का, वो भी क्षेत्रीय नहीं है। अब वोटर आखिरी वक्त में क्या फैसला लेते हैं, इस पर हर दल की निगाहें टिकी हुई है। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ केंद्र बिंदु में आज के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।